Hi everyone, I'm Harleen and welcome to my channel Chem Tribe. I hope you guys are fine. Today we are going to discuss one of the important topics from haloalkanes and haloarenes, that is mechanism of nucleophilic substitution reactions. Before we proceed towards the mechanism, we should know what nucleophile is and what nucleophilic substitution reactions are. So let's discuss what nucleophile is. तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एटम और ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज हो जिनके पास, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी हो. एनी ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम which has the tendency to donate its electrons is called a nucleophile. अब बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की. एज द नेम इज सजेस्टिंग, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब वन न्यूक्लियोफाइल विल गेट रिप्लेस्ड बाय सम अनदर न्यूक्लियोफाइल. सो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल की जगह आ जाता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल आकर लगता है और उसकी जगह से एक न्यूक्लियोफाइल उठ के जाता है. जो न्यूक्लियोफाइल सिस्टम को छोड़ के जाता है या मॉलिक्यूल को छोड़ के जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप. क्योंकि हम हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको रिप्लेस किया जाएगा वो क्या कौन होगा? हेलोजन, हेलाइड होगा. तो हमारे केस में हेलाइड विल बी द लीविंग ग्रुप. Nucleophilic substitution reactions can take place by two mechanisms, or I can say by two pathways. Unimolecular nucleophilic substitution mechanism जिसको हम SN1 बोलते हैं, और bimolecular nucleophilic substitution reaction जिसको हम SN2 बोलते हैं. SN1 और SN2 डिस्कस करने से पहले हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. वो क्या है कि कार्बोकेटायन क्या होता है और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है. तो पहले हम कार्बोकेटायन डिस्कस करते हैं. कार्बोकेटायन जो होता है वो एक कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन. और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करते हैं, मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो स्टेज बनती है उसको हम कार्बोकेटायन बोल सकते हैं. कंडीशन यही है कि उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वो कार्बोकेटायन कहलाएगा. हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना कि कार्बोकेटायंस कैसे काम करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं. जस्ट लेट्स डिस्कस दी स्टेबिलिटी कि कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा. अगर कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दैट कार्बन इज फर्दर अटैच टू 3 मोर कार्बन्स डायरेक्टली, तो उसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं. और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन्स डायरेक्टली तो वो 2 डिग्री होता है. अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री होगा. अदरवाइज उसको हम मिथाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं अगर उसके पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स हैं, कोई भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है उस कार्बन के साथ. उसके बाद हमने क्या करना है? हमने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है, मतलब कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. अब कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा? जब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा. अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आने वाला है? जो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वहां से. लुक एट द डायग्राम जो आपके सामने है. कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास 3 डिग्री वाले केस में 3 फर्दर कार्बन अटैच्ड हैं. ये मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ भेजते हैं, जिस वजह से क्या होता है
कि इस कार्बन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है और आई कैन से न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो क्योंकि 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ज़्यादा लगे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री में 2 लगे हैं तो स्टेबलाइजेशन उतनी नहीं हो पाएगी जितनी 3 डिग्री में हो रही थी। तो 2 डिग्री वाला कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला उससे भी कम स्टेबल होगा और जो मिथाइल कार्बोकैटायन होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। So the order of stability is 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation, then 1 degree, which is further more stable than methyl carbocation. I hope stability of carbocations clear है। अब इसमें से हमें चाहिए क्या, हमें कंक्लूड क्या करना है? हमें ये कंक्लूड करना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटायन। तो हमें यहाँ से ये कंक्लूड करना है कि जो कार्बोकेटायन जल्दी स्टेबल है वो उतनी जल्दी फॉर्म होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होने की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन जो है वो आसान होने वाली है इन कंपैरिजन टू अवर 1 डिग्री कार्बोकेटायन और मिथाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट लेट्स मूव टू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट एक इंटरमीडिएटरी स्टेट है। ये कब फॉर्म होती है? ये भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक स्टेज होती है जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है? साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकेज और साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, जिस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारी ट्रांजिशन स्टेट रेडिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इसीलिए जो लाइफ स्पैन होता है ट्रांजिशन स्टेट का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो फटाफट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम है आप उसको देखो, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में भी हमने एक डैश बॉन्ड दिखाया है और कार्बन और आयोडीन के बीच में भी एक डैश बॉन्ड दिखाया है, विच सजेस्ट कि कार्बन और आयोडाइड का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। डैश बॉन्ड रिप्रेजेंट्स कि बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इट इज अंडर द प्रोसेस। सिंस at this stage carbon is involved in 5 bonds, carbon is involved in forming 5 bonds, that is why transition state is unstable. As soon as iodine leaves the system completely, transition state जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टेबल होगा। Now let's discuss SN1 mechanism in detail. SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें हमने क्या बात करनी है? SN1 मैकेनिज्म मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? दैट आवर रिएक्शन कंटेन्स जस्ट वन मॉलिक्यूल इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी एक है और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म इज गोइंग टू हैव 1 रिएक्टेंट। अब जो हमारा SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप्स से प्रोसीड करता है, वो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, उसमें से सबसे पहले जो लीविंग ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है, वो क्या करेगा? रिलीज होगा। वो अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके कार्बन का बॉन्ड तोड़ देगा और कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एट दिस स्टेज our carbocation will attain trigonal planar geometry. अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर अगर नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो अबव दी प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो दी प्लेन भी अटैक कर सकता है।
तो इसका मतलब कि अगर वो अबव द प्लेन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अबव प्लेन होगी, और अगर वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल फिर नीचे आके लगेगा. That means I can say there are two possibilities. Nucleophile can either attack from above the plane or from below the plane. So there are possibilities that two different products will be formed. One in which nucleophile will be above the plane and other in which nucleophile will be below the plane. Since there is 50-50 probability, 1:1 probability of forming two products, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे products form होते हैं वो 50% रेशो में form होते हैं. मतलब कि जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें से 50% एक प्रोडक्ट होगा और 50% दूसरा प्रोडक्ट होगा. बेसिकली दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है? दोनों प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है. दोनों प्रोडक्ट्स में न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन में फर्क है. अगर तो न्यूक्लियोफाइल उसी जगह से अटैक करता है जिस जगह से हमारा हैलाइड निकल के गया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल सेम पोजीशन पे आके लग जाएगा. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिटेन्ड. लेकिन कई बार होगा कि न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट लगेगा टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच आवर हैलाइड आयन हैज रिलीज्ड. तो उस केस में हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है. और आई कैन से द कॉन्फ़िगरेशन गेट्स इन्वर्टेड. अगर सेम जगह पे लग रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगी, और अगर ऑपोजिट पे लग रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी. तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेन्ड प्रोडक्ट. ये तो हुआ हमारा SN1 मैकेनिज्म. एक बार डिटेल में ब्रीफ सा बता देते हैं कि क्या क्या हमने किया. पहली चीज हमने ये की कि SN1 को हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं. यूनिमोलिकुलर का मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा. अब एक मॉलिक्यूल कहाँ पे है? स्टेप 1 में है ना, तो स्टेप 1 इज गोइंग टू बी अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो दोनों जगह से अटैक कर सकता है. दोनों जगह से अटैक करने का मतलब हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एक प्रोडक्ट जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगी और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी. सिंस वी गेट टू प्रोडक्ट्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट वी गेट अ मिक्सचर विच इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर. So SN1 mechanism is a two-step reaction and leads to racemic mixture formation. Now let's talk about SN2 mechanism. SN2 means bimolecular substitution reaction. Bimolecular means the rate determining step is going to have two molecules and the rate of the reaction is going to be dependent upon these two molecules. और ये दो ग्रुप कौन से हैं, या ये दो चीजें कौन सी हैं? एक तो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा सबस्ट्रेट, और दूसरा कौन होगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. अब इस रिएक्शन में क्या होता है? पहली बात ये ध्यान रखो कि SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब जो कुछ होगा एक ही स्टेप में हो जाएगा. तो पहले क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे कार्बन के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है. तो कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा हैलाइड है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है. तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हैलाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा. दिस बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. और जब ये चीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट में बन गया. लेकिन ट्रांजिशन स्टेट अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत
छोटे स्पैन के लिए फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो वो रेडिली डिसोसिएट होकर या रेडिली कन्वर्ट होकर हमें प्रोडक्ट दे देती है। तो जब ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो लेट्स लुक न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे लग रहा है। न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अटैच्ड एट द पोजीशन ऑपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, so we will get inverted product. There are no chances कि इस केस में हमें रिटेन्ड वाला प्रोडक्ट मिले जिसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो रही हो। रीजन बीइंग, न्यूक्लियोफाइल कभी भी उसी डायरेक्शन से अटैक नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि लीविंग ग्रुप भी तो न्यूक्लियोफाइल था। दो न्यूक्लियोफाइल्स अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दे विल रिपेल ईच अदर। So this is our SN2 mechanism which proceeds via formation of transition state, and the since it is taking place in just one step, so there are two reactants in this case, so the rate determining step is going to have two reactant molecules, तो molecularity reaction की क्या हो जाएगी, 2, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, SN1 और SN2 को। SN1 के बारे में हमने क्या बात की कि ये यूनिमोलिक्यूलर है। SN2 के बारे में हमने क्या बात की कि ये बाइमोलिक्यूलर है। SN1 में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन क्योंकि SN1 में हो रही है, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से वाला कार्बोकेटायन जल्दी फॉर्म होगा। Since 3 degree carbocation is most stable, so 3 degree carbocation will be formed very easily. And from where does the 3 degree carbocation derived? It is derived from 3 degree alkyl halide. So 3 degree alkyl halides are more reactive towards SN1 mechanism. 2 degree are a little less reactive, and 1 degree is least reactive towards SN1, and the order will get reversed in case of SN2, right? Because in case of 1 degree there will be no crowdedness, so nucleophile can attack easily on the carbon, whereas in case of 3 degree alkyl halide the nucleophile could not attack directly on the carbon because it will suffer repulsions from the methyl groups. Next, SN1 gives the product which is racemic mixture. We get retained as well as inverted product. However, in case of SN2 mechanism, we just get inverted product. So this was all about the concept part. Conceptual part इतना ही था। अगर इतना समझ में आया तो you can do the questions SN1 and SN2 mechanism के related जो भी आपको exams में पूछे जाएंगे. Now the important thing that we need to discuss here is what type of questions are asked in our exams. So बात कर लेते हैं पहले स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सीधा डायरेक्ट आता है, SN1 मैकेनिज्म डिस्कस करो या फिर SN2 मैकेनिज्म डिस्कस कर दो या फिर दोनों का कंपैरिजन। बेसिकली द लास्ट 3 slides that we have discussed, SN1 mechanism, SN2 mechanism and comparing SN1 and SN2, तो वो आपका कब आता है, स्टेट बोर्ड में वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड में CBSE नेवर आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा हो। सो दे आस्क यू द क्वेश्चन इन अ वे कि आपको SN1 और SN2 की नॉलेज होनी चाहिए और आप उसको अप्लाई कर सको, जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज Which of the following is highly reactive towards SN1 mechanism, और आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, 1 bromobutane, 2 bromobutane, 1 bromo 2 methyl propane and 2 bromo 2 methyl propane.
So we have to check the reactivity towards SN1 mechanism. Now let's memorize what SN1 mechanism was. SN1 was unimolecular. Unimolecular means rate determining step just had one reactant, or I can say that it was a two-step reaction. So it involves the formation of carbocation. So what I have to see is I have to check कि इन चारों ऑप्शंस में से किस जगह पे स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है. कैसे पता चलेगा? कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड की क्लीवेज करो और वहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दो. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा? अब हमने ये चेक करना है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इट इज फर्दर डायरेक्टली अटैच टू हाउ मेनी कार्बन्स. अब फर्स्ट केस में तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है. ब्रोमीन के साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके साथ वाले कार्बन जो है वो एक ही है. डायरेक्टली इट इज अटैच टू जस्ट वन कार्बन. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. 2 ब्रोमोब्यूटेन में आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इट इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन्स, वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट डायरेक्टली, राइट. In case of third option you will again get 1 degree, and in case of fourth option you will get 3 degree carbocation. Since 3 degree carbocation is more stable, so its formation will be easy, or it will be formed very easily, very fast. So I can say that my 3 degree alkyl halide will be more reactive towards SN1 mechanism. That means 2-bromo-2-methyl propane is more reactive towards SN1 mechanism. So my answer is going to be option number 4. Let's discuss one more example. Which of the following undergoes SN2 reaction mechanism easily? अभी हम क्या डिस्कस करके आए हैं? SN1 का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है. तो SN2 में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा. 1 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री कम रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री बिल्कुल कम रिएक्ट करेगा. तो C2H5Br और C2H5I में चेक करो, दोनों ही 1 डिग्री हैं. That means both are reactive towards SN2 reaction mechanism. But out of these two, which one is more reactive? It will depend upon which nucleophile or which halide can leave carbon group easily. So iodine is a better leaving group due to bigger size. So iodine will react easily. So C2H5I is our answer. It will undergo SN2 reaction mechanism faster. Is that clear, everyone? Next is cyclohexyl chloride and cyclohexyl methyl chloride. So what we have to do here is we have to again check that which of the following is undergoing SN2 reaction mechanism faster. So in case of cyclohexyl chloride, we will get 2 degree carbocation. And in case of cyclohexyl methyl chloride, we will get 1 degree carbocation. Since 1 degree carbocation is more stable towards this reaction, or 1 degree alkyl halide is going to be more reactive towards SN2 reaction mechanism, so my answer will be cyclohexyl methyl chloride. I hope the case is clear. Now let's discuss one more example. Which of the following undergoes SN2 reaction mechanism faster? And we have benzyl chloride and chlorobenzene as our options. So obviously benzyl chloride is going to form 1 degree carbocation. So that 1 degree carbocation will undergo SN2 reaction mechanism faster. In fact, chlorobenzene does not undergo nucleophilic substitution reactions.
and why so, that will be discussed in our next video. That's all in this video. You can practice these questions, these type of questions. I am giving you the link of Drive in the description below. You can practice those questions and you can ask if you have any doubt in the comment section. Thank you so much.